ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो ये जीत हार लगी रहती है, ऊपर आना नीचे आना लगा रहता है। आज जो सत्ता में है, कल हम सत्ता में थे, आज वो सत्ता में है, तो ये चीज़ें तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। क्योंकि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे कांग्रेस देश के लिए एक गंगा के तरीके से ज़रूरी है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस देश का राजा अतीत को ही देखता रहता है, उस देश की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। शीला जी से जो भी हमारे पिताजी के मतभेद थे, वो कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थे, वो कुछ कांग्रेस के ही सिद्धांतों और कांग्रेस की संकल्पों को लेके थे। कन्नौज जनपद के लिए 11 सूत्री मांगें उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी कि ये मांगें हमारी हैं इत्र उद्योग को अपडेट करने के लिए। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो मैंने यहाँ तक उसमें दावा किया उन 11 सूत्री मांगों के साथ कि अगर सरकार इन 11 सूत्री मांगों को मान लेती है तो हम 5 सालों के अंदर सरकार का राजस्व 100 गुना कर देंगे। आज कन्नौज जनपद में जो कार्य हुए हैं, शीला जी ने करे हैं, आज भी वो एक लैंडमार्क है। कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी। राजनीतिक गलियारों में कन्नौज की चर्चा बड़े शहरों में होती है। कन्नौज का अपना एक अलग इतिहास रहा है। कन्नौज के इतिहास ने कई राजनीतिक पार्टियों को देखा है, उनको जिया है। एक वक्त में कन्नौज ने उन तमाम राजनीतिक दल जो आज राष्ट्रीय दल हैं, उस वक्त भी अपनी बड़ी पहुंच हुआ करती थी। उन दलों को कन्नौज ने नीचे स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक देखा है। एक वक्त थी शीला जी यहाँ से सांसद रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी सौगातें कन्नौज को दे गई थी। बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का वजूद कन्नौज में बहुत मजबूत हुआ करता था उस वक्त। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी होती है कि राजनीति में शीला जी कन्नौज से ही, जो मेन जड़ जो उनकी शुरुआत हुई थी वो कन्नौज से हुई थी। इस कन्नौज में एक नाम आता है शांति स्वरूप मिश्रा जी का। इत्र के व्यवसायी थे मुख्य रूप से, लेकिन एक नाम और भी उनका पद जुड़ता है। वो युवा कांग्रेस जब गठन हुआ था उसमें कन्नौज नगर के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद वो नगर कमेटी में भी रहे, नगर कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। एक कांग्रेस में परंपरा थी, उस परंपरा में ये होता था कि कांग्रेस पार्टी सिंबल सिर्फ मेयर तक देती थी। मेयर के नीचे कांग्रेस पार्टी अपने हाथ के पंजे का सिंबल नहीं देती थी। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा थी अपनी, उसको वो निभाती थी। इस परंपरा को, इस मिथक को शांति स्वरूप मिश्रा जी ने तोड़ दिया था। उन्होंने नगर पालिका कन्नौज का चुनाव लड़ा, हाथ के पंजे से लड़ा। उस वक्त कन्नौज में 16 वार्ड हुआ करते थे, उन सभी वार्डों में हाथ के पंजे से चुनाव लड़ा गया। शीला जी के निकटतम रहे थे तो इसमें भी चीज़ें रहीं। उसके बाद शीला जी 1984 में कन्नौज से सांसद रहीं। कन्नौज से सांसद रहने में डॉक्टर शांति स्वरूप मिश्रा जी के इकलौते बेटे विवेक नारायण मिश्रा जी पर उनकी नज़र पड़ी। नज़र पड़ना लाजमी थी। उस वक्त कन्नौज में सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो MSc की डिग्री होल्डर थे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट थे। शीला जी की नज़र पड़ती है इस नए लड़के पर। शीला जी उसको बुलाती हैं, उससे बात करती हैं, और शीला जी चाहती हैं कि क्यों ना पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ। ऐसी शीला जी की सोच थी, बात पटता थी। इन चीज़ों को वो बहुत गहराई से सोचती थी, देखती थी। शीला जी उस लड़के को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने चाहिए। उनको नगर अध्यक्ष बना दिया जाता है। राजनीतिक करियर शुरू हो जाता है। विवेक नारायण जी आगे बढ़ते हैं, विभिन्न पदों पर फिर रहते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में भी सदस्य रहे। ऐसे वक्त को आज हमें जोड़ना लाजमी था। हम उनको अपने साथ लाए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उज्जवल मिश्रा, ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है आज विद उज्जवल। हमारे साथ हैं विवेक नारायण मिश्रा जी। यही स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी में एक सुनहरा वक्त से लेकर के एक बहुत सुनहरा वक्त हुआ करता था, और आज जो वक्त चल रहा है, दोनों ही वक्तों को आपने जिया है और बहुत गहराई से, क्योंकि शीला जी के आप बहुत निकटतम रहे हैं तो चीज़ें बहुत अंदर तक आपने देखी होंगी। क्या कुछ देखा, क्या लगता है उस वक्त में और आज के वक्त में क्या अंतर है? देखिए, जो उस वक्त में और इस वक्त में सबसे बड़ा फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क आया है कि पहले एक भावना होती थी, राजनीति में एक सेवा की भावना होती थी कि राजनीति को हम एक सामाजिक सेवा मान के राजनीति में आए थे और वही मानते थे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इधर बदल गई हैं, थोड़ी सी चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं। पहले ये थोड़ी जिम्मेदारी होती थी कि हम अगर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या और जो हमसे अन्य पदों पे बड़े लोग थे, वो जो बात अगर कहते थे तो कोशिश होती थी कि उस बात पे निभाया जाए। थोड़ी इन चीज़ों की कमी आई है। ये एक अगर हम देखें, जैसे कांग्रेस पार्टी का बहुत ग्राफ ऊंचा था उस वक्त, आज कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बहुत डाउन चला गया है। इसका क्या मूल कारण रहा है? क्या चीज़ें नहीं है अंदर से? आप कुछ थोड़ा देखिए, ये तो लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में
तो ये जीत हार लगी रहती है, ऊपर आना नीचे आना लगा रहता है। आज जो सत्ता में है, कल हम सत्ता में थे, आज वो सत्ता में हैं, तो ये चीज़ें तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। बाकी जो हमारी कमियां थी उन कमियों पे हम देख रहे हैं क्या हो सकता है, क्योंकि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है वहाँ पे कांग्रेस देश के लिए एक गंगा के तरीके से ज़रूरी है। जो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप किसी मुद्दे को लेकर के बात उनसे करेंगे, जैसे अभी जो पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी पक्ष की सरकार है, वो किसी बात को लेकर आप जब उनसे किसी बात को लेकर के बहस करते हैं या किसी एक मुद्दे को सामने रखते हैं तो आपसे कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से वो चीज़ें चली आ रही हैं, उनको सुधारने में टाइम लगेगा। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा, क्या कमिटमेंट होगा आपका? देखिए, आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि जिस समय महाभारत में भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे थे और मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे अनुकूल समय आने का, तो जब पांडव उनसे शिक्षा लेने गए हैं तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस देश का राजा अतीत को ही देखता रहता है उस देश की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जिस तरीके से एक ये आप जो कह रहे हैं कि हम बात बात में 70 साल का उल्लेख करें या हम 70 साल की कमियां दूर करने में लगे हैं, तो आपको जनता ने बहुमत दिया, जनता ने आपको भरोसा किया, तो आप उन चीज़ों को ठीक करके आप दिखाते। मैं इस बात के लिए किसी भी डिबेट किसी से भी कर सकता हूं कि वो हमें एक चीज़ बताएं कि जो उन्होंने बुनियादी इस देश में 7 सालों में 7 साल 3 महीने होने जा रहे हैं, इन 7 साल 3 महीनों में कोई बुनियादी चीज़ उन्होंने सही करी हो। सिर्फ बातों से आप काम नहीं चला सकते हैं। ये आप केवल बार बार 70 साल कहें, कमियां गिनाएं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही जनता ने आपको बहुमत दिया और आप पे विश्वास किया। आपने क्या उसके लिए किया, ये प्रश्न है। ये तो मतलब वो अगर 70 साल कहेंगे तो आप कहेंगे वर्तमान में आप बुनियादी चीज़ें हमें गिनाइए। 70 सालों में हमने जो किया, आपने 7 सालों में उसके परिवर्तन के लिए क्या किया? जनता ने आपको इसीलिए विश्वास आप पे जताया, आपको बहुमत दिया कि आप उन कमियों को दूर करें। आपने उन कमियों को क्या दूर किया? आपने ये आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में आप बताइए कि जहाँ पे इन्होंने बुनियादी परिवर्तन किया हो। जो भी नारे इन्होंने दिए थे, सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि अगर 2014 के इनके नारे देख लिए जाएँ, जो इनके माननीय प्रधान सेवक जी के भाषण देख लिए जाएँ, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये कर रहे हैं, आपको खुद ही सब मालूम हो जाएगा कि ये 70 साल क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक आप राजनीतिक तौर पर बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। शीला जी से बताया जाता है आपके बहुत निकटतम संबंध हैं, ऐसे संबंध थे, अब तो शीला जी नहीं रही हैं। तो शीला जी से कैसे क्या कुछ मुलाकातें होती थी आपका, उस मुलाकातों का दौर क्या रहता था? देखिए, शीला जी का एक अलग व्यक्तित्व था और चूँकि हमारे क्षेत्र की वो सांसद थी, तो इसलिए उनसे मुलाकात तो बराबर होती रहती थी। और जिस समय वो एक सर्कुलर रोड, उनको सबसे पहले जब सांसद बनी है तो उनको एक सर्कुलर रोड अलाट हुआ था, जो ज्ञानी जैल सिंह जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके लगा हुआ बंगला था ये, तो उसमें भी जाया करते थे। बहुत सी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, बहुत से चीज़ें उनके साथ साझा करने के लिए हैं। कभी अगर आप समय देंगे तो इसका पूरा एक अलग चैप्टर हो सकता है जो उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। और वो सारी की सारी यादें जुड़ी उसके साथ कहीं न कहीं से जनता के सरोकार भी जुड़े हुए थे। वो कहीं से यादें व्यक्तिगत हमारी नहीं हैं, उनका सरोकार कहीं न कहीं से जनता के लिए ज़रूर था। ये हमारे परिवार की विशेषता रही है। हमारे पिताजी ने या हमने राजनीति को एक समाज सेवा के रूप में लिया, हमने उसको अपने लिए कहीं से इनकैश नहीं किया। हम आज तक बिहारी लाल दोहरे जी को मंत्री सब यहाँ कह सुन के हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने सारे साथियों को उनके कमरे में भेजा था, उनके ऑफिस में लखनऊ में, लेकिन मैं आज तक नहीं किया। अच्छा। और जो भी मैंने काम कहे वो सिर्फ काम कहे जनता के। मैंने व्यक्तिगत आज तक ना बिहारी लाल जी से ना माननीय शीला जी से एक भी अपना व्यक्तिगत कार्य कहा होगा। अगर मतभेद रहे भी कहीं किसी बात को लेके, तो वो जनता के कार्य को किसी न किसी बात को लेके ही रहे, कोई व्यक्तिगत हमारे उनसे मतभेद नहीं रहे। पिताजी का भी थोड़ा हमारा जो रहा, वो भी कुछ बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी सिद्धांतों को लेके था, कहीं व्यक्तिगत उनको लेके नहीं था उनको वो।
यही वजह थी। शीला जी एक बहुत विदुषी महिला थीं और वो इस बात को समझती थीं, और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में हमारे तमाम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी उनका पूरा भरोसा हमारे ऊपर बना रहा। उनके चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मैंने संभाली। मुझे याद आता है कि काउंटिंग एजेंट उस ज़माने में बनते थे जी, लेकिन उसमें सब लोग अलग अलग अपनी सूची देते थे, तो हर एक की सूची में लाल पेन लगता था कि ये नहीं, ये काट के 10 लोग दिए हैं तो 5 रहेंगे। लेकिन विवेक नारायण मिश्रा ने जो सूची उनको दी, वो सिर्फ बुला के इतना पूछती थी कि विवेक, तुम्हें मालूम है कि काउंटिंग में मजबूत लोग चाहिए होते हैं, तुमने देख लिए हैं? हमने जी बहन जी देख लिए हैं। पूरे के पूरे हमारे काउंटिंग एजेंट बनते थे। रिटर्निंग अफसर की मेज पर उन्होंने हमको हमेशा हमें लगाया उन्होंने, ये दोनों चुनाव में ये। तो ये उनका भरोसा बराबर बना रहा हमारे ऊपर। एक बार तो मैंने उनसे पूछ भी लिया था कि अगर बहन जी आप कहें तो अगर आपको कुछ लग रहा हो तो मैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दूं। उन्होंने बिल्कुल नहीं, ज़रूरत नहीं, तैयारी करो, बूथ मजबूत करो और 5-5 लोग साइकिल वाले वहाँ पे तैयार करो। तो ये इस तरह की महिला थी। आज उन्हीं की दूरदर्शिता थी, उनका विदुषीपन था कि आज कन्नौज जनपद में जो कार्य हुए हैं शीला जी ने करे हैं, आज भी वो एक लैंडमार्क हैं। वो हमसे अक्सर कहती थीं कि विवेक, हम कन्नौज का सिस्टमेटिक विकास चाहते हैं। और एक चीज़ का मुझे आज भी अफसोस है कि उनका एक सपना अधूरा रह गया। वो आज भी कन्नौज जनपद में 32 सालों के बाद भी चुनौती बना हुआ है। वो था उनका, वो कि आलू पे आधारित उद्योग लगाने का। जी, एफएफडीसी की स्थापना के बाद वो 2-1 बार उन्होंने ये बात कही कि मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। और अगर दूसरा चुनाव वो जीत जाती तो आप यकीन जानिए कि जिस तरीके से उन्होंने कन्नौज के इत्र उद्योग को इतनी बड़ी सौगात दी एफएफडीसी के रूप में, जिसकी आज पूरी दुनिया में नाम है, जिसकी वजह से कन्नौज को एक नई पहचान मिली है, वैसी पहचान आलू के उद्योग को आधारित करके किसानों को लाभ देने के साथ में एक उत्तर प्रदेश को और देश को पहचान दिलाने की उनकी जो मंशा थी उद्योग को लेके, वो अधूरी रह गई। वो आज भी कोई राजनीतिक दल बातों के अलावा कुछ नहीं कर पाया उस दिशा में। आलू उद्योग की आपने बात की है तो हर बार हर किसी के एजेंडे में शामिल होता है कि कन्नौज से अगर मैं चुनाव जीता तो आलू उद्योग लगाया जाएगा, लेकिन कन्नौज ऐसी राजनीतिक छींटाकशी का शिकार हो जाता है कि आज तक वो नहीं लग पाया। एफएफडीसी की आपने बात की, एफएफडीसी में बताना चाहूँगा ये एमएसएमई की एक लघु इकाई है, इत्र नगरी में स्थित है। यहाँ पे इत्र के सारे जो काम होते हैं वो एफएफडीसी में होते हैं। हमारा अगला सवाल था, उसका भी जवाब आपने पहले ही दे दिया। आपके पिताजी के मतभेद रहे शीला जी से, उसके बाद भी आप पर उन्होंने ध्यान रखा, तो वो भी एक अलग चीज़ थी। उसके साथ ही मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप, ये तो राजनीतिक छींटाकशी होती है, वाद विवाद होते हैं, उसके साथ आप थोड़ा अलग हटके निष्पक्ष तरीके से, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। शीला जी से जो भी हमारे पिताजी के मतभेद थे वो कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थे, वो कुछ कांग्रेस के ही सिद्धांतों और कांग्रेस की संकल्पों को लेके थे जी। वो कोई किसी व्यक्तिगत कार्य से नहीं थे, वो एक वैचारिक मतभेद थे। तो इसको आपने स्पष्ट कर दिया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रहती है, ये अक्सर सुनने में आ जाता है कि आपके पिताजी के मतभेद रहे थे। हालांकि मैं बात कर रहा था कि आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उससे थोड़ी देर के लिए परे हट करके निष्पक्ष तरीके से आप एक व्यवसायी भी हैं चूँकि, तो एक व्यवसायी के तौर पर पिछले कुछ सालों, क्योंकि आपका ये जो इत्र का व्यवसाय चल रहा है वो 3rd जनरेशन है, 3री पीढ़ी से आप उसको देख रहे हैं, तो तब के समय में और आज जब आप व्यवसाय करते हैं क्या कुछ परिवर्तन है, कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है? क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यवसाय से जोड़ा जाए, नौकरियां दे नहीं रही है सरकार, तो व्यवसाय की ओर कर रही है, लेकिन आप चूंकि कर रहे हैं तो आप बताएं उसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे क्या चल रहा है? देखिए, सन 91 से जब से देश उदारीकरण के मोड पे आया है जी, उसके बाद से सारी चीज़ें बड़ी बदल गई हैं और अब किसी का कहीं पे एकाधिकार किसी क्षेत्र में नहीं रह गया है, चाहे वो इत्र का मामला हो या किसी चीज़ का। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए कि 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद से चीज़ें एकदम परिदृश्य बदल गया है। हर जगह चुनौती हो गई हैं और हर जगह वही सिद्धांत लागू हो रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। रही बात कन्नौज के इत्र उद्योग की, तो कन्नौज का इत्र उद्योग आप जानते हैं बेसिकली ये नेचुरल उत्पादों पे आधारित था ये, और आजकल पूरे विश्व में सिंथेटिक का जो एक ट्रेंड चल रहा है, उस सिंथेटिक सुगंधियों के इस्तेमाल होने से कन्नौज के इत्र उद्योग को बहुत ज़बरदस्त चुनौतियां मिल रही हैं। और जब
2018 में फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट कराई, तो उससे हम व्यवसायियों को बहुत उम्मीद जगी थी और उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद का जो एक अपना स्लोगन दिया था और एक थीम बनाई थी उन्होंने। तो चूँकि मैं नज़दीकी से जुड़ा रहा हूँ उस अभियान से, उसमें भी मैं गया था। कन्नौज से 5 लोग गए थे। उसके बाद समीक्षा बैठकें हुई ODOP की, उसमें भी मैं गया। तो जो आजकल आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर पांडे जी, वो उस समय इसी के कमिश्नर थे। तो लेकिन ODOP के क्षेत्र में सरकार ने उसको एक बस खाली लोन लेने तक सीमित कर दिया। जो हमें उम्मीद थी, हमने कन्नौज जनपद के लिए 11 सूत्री मांगें उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी कि ये मांगें हमारी हैं इत्र उद्योग को अपडेट करने के लिए, अच्छे सर्वाइवल के लिए, और जो चुनौतियां हमको मिल रही हैं उन चुनौतियों से सामना करने के लिए। लेकिन अफसोस है कि DM स्तर से भी कई बार उसके रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन अभी तक 3 साल होने आ गए, उन 11 सूत्री मांगों पर कोई भी सरकार ने अपना सकारात्मक रूप नहीं दिखाया है, न कुछ उसके लिए किया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि कन्नौज जनपद की धरोहर नहीं है इत्र उद्योग, ये उत्तर प्रदेश की धरोहर है, देश की धरोहर है। आज आप देखिए पूरी दुनिया में अगर फ्रांस में ग्रासे का नाम है, ग्रासे के लिए फ्रांस सरकार ने क्या किया है आप पता करिए। और उसी तरीके से भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ कन्नौज का नाम जुड़ा हुआ है जी। तो अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो मैंने यहाँ तक उसमें दावा किया उन 11 सूत्री मांगों के साथ कि अगर सरकार इन 11 सूत्री मांगों को मान लेती है तो हम 5 सालों के अंदर सरकार का राजस्व 100 गुना कर देंगे। और इसको भी हमने ब्रेकअप में किया है कि दीर्घकालिक में 5 साल और तत्कालिक में 1 साल 2 साल में। मैंने सारा उनको दिया, ये सारा रोड मैप हमारे पास है, लेकिन सरकार ने उस पर आज तक कुछ नहीं किया। वो जब भी ODOP के लेके बात होती है तो केवल लोन लेने के लिए। मैंने कहा भी था कि लोन लेके कोई फ़ायदा नहीं, जब बाज़ार में डिमांड नहीं है, जब हमारे उत्पाद की मांग नहीं है, तो हम लोन लेके उस लोन को कहाँ से हम उसकी वापसी करेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जब तक उसके अनुकूल वातावरण नहीं बनेगा, जब तक बाज़ार में मांग नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारी चुनौतियाँ कम नहीं होंगी, जब तक हमारी लागत कम नहीं होगी, जब तक हमें कच्चा माल सुगमता से नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। और उसके इन चीज़ों के अभाव में लोन लेने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। यानी कुल मिलाकर के सरकार को एक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कन्नौज के ऊपर, और इत्र व्यवसाय को मुझे लगता है ये और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से आप लोग क्योंकि व्यापार में हैं, व्यापार कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से व्यापार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के वर्तमान सदस्य और पूर्व जोनल प्रवक्ता होने के नाते मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, 22 में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव को लेकर के? देखिए 22 में हमारी तैयारियां चल रही हैं। माननीय प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं, तो जो संगठन की हमारी कमियां थी उनको लगातार उनके नेतृत्व में दूर करी जा रही हैं और काफ़ी हद तक हमने दूर करी हैं। हम अपने संगठन को बूथ स्तर तक ले गए हैं। दूसरी बात अब आती है कि ये चुनाव मुद्दों पे, ये चुनाव जो 22 का चुनाव होगा, इसमें मेन मुद्दा वो है कांग्रेस का हाथ सबके साथ, जो हमारी थीम रही है, जो हमारा नारा रहा है, उसी के अनुरूप रहेगी। इस समय जनता के सामने और उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, सबसे बड़ी जनता के, आम जनता के सामने, चाहे जनता के किसी वर्ग की बात हो, महंगाई का है। आज जनता इन 7 सालों में जो महंगाई बढ़ी है, उन महंगाई की वजह से जनता का हर वर्ग परेशान है और हर क्षेत्र में महंगाई हुई है। खाने पीने के सामान, खाने पीने के तेलों से लेके पेट्रोल डीजल की तो आप बात छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी, उससे आम जनता बेहद त्रस्त है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का नौजवान, जिससे वादा किया गया था कि 2 करोड़ नई नौकरियां हर साल दी जाएंगी, वो 2 करोड़ नौकरियां तो अलबत्ता नहीं दी गई, और शायद उससे ज़्यादा नौकरियां जिन्होंने 1 साल में देने का वादा किया था वो 7 सालों में तो नहीं दे पाए, बाकी उससे ज़्यादा उन्होंने नौकरियां ले ज़रूर ली हैं। तो आज का देश का युवा या उत्तर प्रदेश का युवा ये बेरोज़गारी से परेशान है। ये 2 मुद्दे हमारे सबसे अहम हैं। तीसरा कानून और व्यवस्था का है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, वो एक हमारे उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास पे एक कलंक है। हाथरस में देखा आपने किस तरीके से आधी रात में एक बेटी का शव
रात में जलाया गया, बताइए आप क्या कार्रवाई उस पर हुई? किसी भी कार्रवाई हुई? तो इस तरीके की तमाम उन्नाव में जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से विधायक को बचाया जा रहा था और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में विधायक ने वहाँ के उनके परिवार के लोगों को जिस तरीके से ट्रक से एक्सीडेंट करवा के उनको मरवाया किया, ये सब चीज़ें होने के बाद उसके बाद भी देखिए उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकट भी भाजपा ने दे दी थी जी। तो ये भाजपा का जो सुशासन है, ये जो नैतिकता की बातें हैं, इसको भी मुद्दा बना के कांग्रेस 2022 के चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कितनी सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? देखिए सीटों के लक्ष्य, देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो तो सरकार बनाना तो हर एक का लक्ष्य होता है, तो हम भी उसी लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं। बाकी कुछ जो हमारी सीटें कमज़ोर हैं उन पे हम अलग तरीके से हमारा एक रोड मैप बना है, और जो सीटें हमारी मजबूत हैं उनका एक अलग रोड मैप बना है, और जिन सीटों पे हमें इम्प्रूव करना है उनका एक अलग रोड मैप बना है। तो इस तरीके से हम तो कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी में चल रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात है उत्तर प्रदेश को बचाने की। हम उत्तर प्रदेश की बचाने की तैयारी में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो देखा आपने कांग्रेस के तमाम मुद्दों को, किस तरह से कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वर्तमान कांग्रेस और पूर्व में जो कांग्रेस रही उसमें क्या कुछ परिवर्तन है, वो चीज़ें आपने देखी। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा जी। इसके साथ ही आपने काफ़ी सारे मुद्दों को जाना। ये मुद्दे जानने बहुत ज़रूरी थे, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था, जानना बहुत ज़रूरी था, और कांग्रेस पार्टी का रोड मैप यहाँ से बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कुछ रहा, डिसाइड आपको करना है, चीज़ें आपको देखनी है, हमारा काम है चीज़ों को आप तक पहुँचाना। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, अलविदा।